नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। अमेरिका में चुनाव हुए और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया भर से बधाइयों का तांता लगता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा खास उसमें बधाई रही एक मित्र को दूसरे मित्र की, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बातचीत की। फोन पर भी उनके बीच में चर्चा हुई। लेकिन इस बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के बीच में दोनों ही नेताओं की दोस्ती किस तरीके से विश्व पर प्रभाव डालेगी, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए द जेसी शो। और मेरे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर द जेसी शो में। और जैसा कि आज हमने हमारे शो की हेडलाइन रखी है, ट्रंप मोदी रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर, इसके मायने क्या है सर? Of course, Modi and Trump, they are the two most powerful persons on this planet at the moment. They are certainly going to reshape the world order. They are certainly going to dominate the geopolitical order. आज संसार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, या ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, तीसरे विश्व युद्ध को रोकना, जिसमें अमेरिका एक सबसे बड़ी पार्टी है, यूक्रेन के नाते और इधर इजराइल के नाते। अमेरिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं कि सॉल्यूशन जो है वो टेबल पे है, डायलॉग डिप्लोमेसी से, वॉर पे नहीं है। और आज मोहन भागवत ने भी तीसरे युद्ध की, विश्व युद्ध की संभावना जताई है और कहा है कि संसार भारत की ओर आशा की निगाहों से देख रहा है। मीन्स ही इज़ एंडोर्सिंग नरेंद्र मोदीज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हिज थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग सॉल्यूशंस टू टेबल एंड नॉट थ्रू वॉर। फॉर्चुनेटली यही स्टैंड जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का है। उसने आते ये कहा है कि मैं अगर राष्ट्रपति होता और ठीक ढंग से स्थितियाँ होती तो मैं रूस को हमला ही नहीं करने देता यूक्रेन पे जो है। और उसने यही कहा है कि मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा, न यूक्रेनियंस को मरने दूंगा, न रशियंस को मरने दूंगा। अपने को इसका सोल्यूशन निकालना है डायलॉग से। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज जियो पॉलिटिक्स में ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी एंड ट्रंप, दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ऑन द सेम वेवलेंथ टू स्टॉप द वॉर। तो इसलिए जो सबसे बड़ी चुनौती आज है, डेवलपमेंट से पहले इस तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करना है। तो उस दिशा में, और उसके बाद में फिर जो दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, एम्पावरमेंट है कंट्रीज़ का, रीडिफाइनिंग ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स है विद द डिफरेंट नेशंस, वो सब बातें बाद में हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि एट द एंड ऑफ द डे दीज टू लीडर्स आर गोइंग टू रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर बाय टैक्टफुली इग्नोरिंग चाइना एंड बाय ब्रिंगिंग पुतिन इनटू कॉन्फिडेंस, हु इज़ द सिंगल बेनिफिशियरी ऑफ ट्रम्प्स विक्ट्री इन अमेरिका। दिस इज ऑल। तो लेट्स होप। सर, दोनों की पुरानी दोस्ती देखते हुए और अब जब ट्रंप की वापसी हुई है, भारत उत्साहित नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि संभावित फायदे भारत को क्या हो सकते हैं? संभावित फ़ायदों से पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी एक ब्रांड ऐसा है कि लोग उछलते हैं उसको सुनते ही। एक तरह से जैसे ही सुना, एक नारा आया उस समय जो है ट्रंप के बनते ही कि मोदी का दोस्त, यूएस का बॉस, तो लोग गांव में उछलने लग गए, कस्बा में उछलने लग गए। ट्रंप का नाम गांव-गांव पहुंचा भारत के उस तक, जो लोगों ने कहा मोदी का दोस्त आ गया, मोदी का दोस्त आ गया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो शायद पूरे संसार में गांव-गांव तक पहुंचा एक तरह से। और तुरंत उसके बाद में मोदी जी ने फ़ोन लगाया उनको जो है, और मैंने सुना ये कि जो 3 पहले कॉल रिसीव किए ट्रंप ने, उसमें एक नरेंद्र मोदी का था। लंबी बातचीत हुई और फिर उन्होंने वही दोहराया कि जिसे कहते हैं कि आप शानदार व्यक्ति हैं, भारत शानदार देश है, हमें मिल के काम करना है, सारी दुनिया आपको प्यार करती है। जो आप नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसी बातें कही कि हमें मिल के चलना, मिल के काम करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बिगनिंग जिसे कहना चाहिए आपस में हुई। इससे पहले जो वहाँ हुआ था टेक्सास में जो है वो आप देख चुके हैं, अहमदाबाद में हुआ वो देख चुके हैं। तो जो माहौल है चारों तरफ देश में और एडजॉइनिंग कंट्रीज़ में, वो ये है कि नरेंद्र मोदी का आदमी, नरेंद्र मोदी का दोस्त जो है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया है। तो इससे अच्छी खुशी बात लोगों के लिए क्या हो सकती है। और एट द मोमेंट ये भी देखना पड़ेगा इसमें कि अगर सारे संसार में एक आवाज़ इस तरह की आ रही है, इट्स ए प्राइड मोमेंट फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री, कि उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसी बातें कह रहा है। सो दिस इज़ ऑल। तो सारा कंट्री उत्साहित है, तो लेट्स सी कब तक उत्साहित रहता है। लेकिन सर, इसके विपरीत जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप के आने में खुशी मनाना, वो जश्न मनाना शायद थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? आई एग्री विद दिस। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया शुड नॉट पुट ऑल
eggs in one basket. द रीज़न क्या है कि ट्रम्प बेसिकली एक बिजनेस मैन है, एक डील मैन है, एक ट्रांजेक्शन मैन है, ठीक। ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल जैसे कहते हैं। वो सबसे पहले हर काम में अमेरिका का फ़ायदा सोचता है। अमेरिका का फ़ायदा है, वहाँ जाऊँगा मैं। अगर चाइना के साथ जाने से अमेरिका का फ़ायदा, वो चाइना के साथ चला जाएगा। रशिया के साथ फ़ायदा है, रशिया के साथ चला जाएगा। भारत के साथ फ़ायदा है, भारत के साथ चला जाएगा। तो क्या है कि ही डजंट बिलीव इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का आदमी नहीं है वो। ऑन द स्पॉट जो है ना, उसी समय फैसला करना, शॉर्ट प्लानिंग का व्यक्ति है वो, एक तरह से कहा जाए तो ये कमी है। दूसरा क्या है कि भारत के लोग ये सोचते हैं कि चूँकि एक्सीलेंट पर्सनल रेपो है बिटवीन द टू, बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी, तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा देखो एक्सेप्शन है इसके अंदर। पर्सनल रिलेशनशिप और इंटरेस्ट जो हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पर्सनल रेपो का एक रोल होता है, लिमिटेड रोल होता है, बियॉन्ड उसके नहीं होता रोल। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो कहाँ तक इम्पैक्ट कर पा रही है हमारे फेवर में फैसले होने को। लेकिन बट एट द मोमेंट तो ये कहा ही जा सकता है कि हमें होपफुल होना चाहिए। बाकी ये बात तो ज़रूर है कि ट्रम्प हैज़ हिज ओन लिमिटेशंस, और उसी के तहत नरेंद्र मोदी मास्टर हैं डिप्लोमेसी के, ओन इन लिमिटेशंस में काम करें और करते आए हैं ना। आज देखिए ना, 2016 से करते आए हैं, और आज भी जो गीत गा रहे हैं नरेंद्र मोदी के ट्रम्प, वो 2016 में गा रहे थे, वो आज भी गा रहे हैं। तो मोदी नोज हाउ टू हैंडल दीज पीपल। लेकिन सर, क्या कुछ मायनों में आपको लगता है कि ट्रम्प यूएस के नरेंद्र मोदी हैं? हाँ, एक ब्रिलियंट विचार है ये भी। और इस मायने में अगर आप ओवरऑल देखेंगे पर्सनैलिटी वैल्यूएशन जो है तो ये सही नहीं है। बिकॉज मोदी इज़ ए क्लीन पर्सन, ही इज़ ए क्लीन पॉलिटिशियन, इज़ ए इंटीग्रिटी मैन जिसे कहना चाहिए। बट ट्रम्प इज़ नॉट। कितने केसेस चल रहे हैं उसके खिलाफ में, आप देखें मॉरल ग्राउंड्स पे। लेकिन मॉरलिटी को छोड़ दो, मॉरल वैल्यू सिस्टम को अगर छोड़ दो तो बहुत कुछ समानताएं हैं। पहली समानता ये कि दोनों अपने अपने राष्ट्रों में बहुत पॉपुलर हैं, पोलराइज्ड हैं वोटर्स उनके। 10 करोड़ लोग देश में आज ऐसे हैं जो मोदी के लिए जान देते हैं, मरने मारने पे जो है। अमेरिका में 5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो ट्रम्प के लिए जान देते हैं। तो पहली बात है कि जो पॉपुलरिटी है उसकी बाउंड्रीज पे दोनों कम्पीट करते हैं, अपने अपने देशों में नंबर 1 पे स्टैंड करते हैं। फिर दूसरा क्या है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये शायद ट्रम्प को बात समझ में आ गई है नरेंद्र मोदी के नारे से। वो भी जहाँ प्रचार किया सारा उन्होंने कहा कि मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा, मैं ही, तब ये काम हो पाएंगे। तो राष्ट्र को भरोसा दिलाना कि मैं हूँ तो मुमकिन है। तीसरा क्या, चुनाव इस ढंग से लड़ना कि जैसे चुनाव हम जीत चुके हैं। यहाँ भी देखा था प्रधानमंत्री का प्रचार इस तरह का था कि हम 2047 की बात कर रहे हैं, अर्थात 2024 तो हम जीत ही चुके हैं। तो उनका भी वहाँ विचार कुछ इस तरह का था। फिर एक कॉमन चीज़ क्या है जिसे कहते हैं चुनौतियों को चुनौती देने की इच्छा शक्ति और ताकत, और ट्रम्प में है, नरेंद्र मोदी में है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। तो एक कहा जा सकता है कुछ मायनों में, एक लिमिटेड वे में, ट्रम्प यू कैन से इज नरेंद्र मोदी ऑफ यूएस। सर, चूंकि अब 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन ही चुके हैं, तो उनका अलग अलग मुद्दों पर टेक क्या रहेगा? जैसे सबसे पहले ट्रंप यूएस इकोनॉमी को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? इकोनॉमी पे मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि माई अमेरिकन वर्कर्स नीड नॉट टू वरी टू लूज देयर जॉब्स टू फॉरेन नेशंस, बट नाउ इन फ्यूचर फॉरेन नेशंस विल बी वरीड टू लूज देयर जॉब्स टू अमेरिकन्स। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका को वापस मैं मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाऊंगा, यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग के एम्बेसडर्स लगाऊंगा, उनका एक ही काम होगा, जो लोग बाहर चले गए हैं अमेरिकन्स उनको वापस लाना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी और कंट्रियों से वापस लाना, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, और ये जो जॉब क्रिएशन है आई डू इट थ्रू टैरिफ्स। ये 2 बातें उन्होंने इकोनॉमी के बारे में कही। सर, ट्रंप ऑन इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इमिग्रेशन तो देखिए वर्ल्ड नोज दैट ट्रम्प इज़ नॉट ए इमिग्रेशन फ्रेंडली पर्सन जो है। तो उन्होंने छूटते ये कहा है इमिग्रेशन के बारे में कि दिस ए पॉइजन इन द ब्लड ऑफ माई नेशन। पीपल आर नॉट कमिंग ओनली फ्रॉम साउथ अमेरिका, दे आर कमिंग फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, दे आर कमिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज, दे आर कमिंग फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, एवरीवेयर दे आर कमिंग फ्रॉम जो है ये। तो उन्होंने कहा है कि मैं जिस दिन शपथ लूँगा पहला काम ये करूँगा, आई लॉन्च द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, जिसे कहते हैं डिपोर्टेशन प्लान, और अमेरिकन हिस्ट्रीज बिगेस्ट डिपोर्टेशन प्लान, इन सबको वापस भेजूंगा मैं। तो ये उसका एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। अब इसके संदर्भ में भारत कहाँ स्टैंड करता है, भारत के क्या इम्पैक्ट है, लेट्स हैव ए लुक एट इट। अब भारत में क्या है, सबसे पहला काम तो ये करने वाले हैं वो कि जो ऑटोमेटिक चाइल्ड वीज़ा था, चिल्ड्रन वीज़ा था, उस पॉलिसी को ख़त्म करने वाले हैं।
मतलब बाय बर्थ जो वीज़ा मिल जाता था कि अमेरिका में बच्चे का जन्म हुआ तो अमेरिकन वीज़ा मिल गया, उस सिस्टम को हटाने जा रहे हैं। वो कहने जा रहे हैं इसके लिए ज़रूरी होगा उस बच्चे के माता या पिता दो में से एक व्यक्ति या तो ग्रीन कार्ड होल्डर हो या अमेरिकन सिटीजन हो, तब ये सुविधा उसको मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आज 48 लाख वहाँ लोगों में से 16 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको वीज़ा बाय बर्थ मिला है। आने वाले समय मुश्किल है, 10 लाख लोग ऐसे हैं जो ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए हैं, वो सब डिसरप्ट हो जाएंगे। इससे बहुत बड़ा फैसला जिसका इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो होने वाला है। बस केवल उसकी घोषणा होना बाकी है विधिवत। जब वो 20 जनवरी को 4 लेंगे, ऑर्डिनेंस निकलेगा, उस दिन इसकी घोषणा होगी। दूसरी बात जो हम इसकी करते हैं डिपोर्टेशन वगैरह की जो है लोगों की, तो वो स्थिति देखिए आप यहाँ पे कि एक आंकड़ा कहता है कि हर 1 घंटे में 10 इंडियंस ऐसे हैं जो अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं। पिछले साल 90,000 लोग ऐसे पकड़े गए हैं। तो बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। वीज़ा की बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, वो H1B समथिंग वीज़ा का जो नाम है। और वो क्या है कि सर्विस क्लास लोगों के लिए, केरल के यहाँ के सब जाते हैं, पति पत्नी भी काम करते हैं, काम करने की सुविधा मिलती है, फिर उसको एक्सटेंड कराते रहते हैं। वो सुविधा ऑलमोस्ट बंद होने वाली है। उसका जो रिजेक्शन होगा वीज़ा का, जो आदित्य बता रही थी कि 24% हो गया था पहले जब ट्रंप आया था, तो वो बढ़ेगा। तो क्या ये दोनों ही फैसले बहुत इनकन्वीनियंट हैं इंडिया के लिए, इनकन्वीनियंट हैं। अब देखने की बात है कि नरेंद्र मोदी इस चैलेंज को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उनका ये पॉलिसी मैटर है। और पॉलिसी मैटर्स में क्या है कि बाइडन को तो उन्होंने कन्विंस कर लिया था नरेंद्र मोदी ने, और सूटेबल हो गए थे। तो आज देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने पहला टास्क ये है, ट्रंप के आने के बाद में पहली चुनौती है जिसे कहना चाहिए, इसको हैंडल करना है। एंड वी आर कॉन्फिडेंट नरेंद्र मोदी विद हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स विल हैंडल दिस इशू। सर, ट्रंप ऑन टैरिफ्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। टैरिफ पे तो कहते हैं भैया कि माय फर्स्ट लव इज़ टैरिफ। वो कहते हैं, डिक्शनरी पढ़ता हूँ, मुझे सबसे अच्छा शब्द लगता है टैरिफ जो है ये। और टैरिफ के बारे में वो कहते हैं कि इंडिया इज़ डिफ़िकल्ट, ब्राज़ील इज़ मोर डिफ़िकल्ट, चाइना इज़ द टफेस्ट, और इन तीनों को मुझे हैंडल करना है। ठीक है, पहले उन्होंने क्या हैंडल किया था पिछले टेन्योर के अंदर, इंडियन गुड्स जो हैं वहाँ पे 25, ये टेक्सटाइल वगैरह के जो हैं इन पे 25% टैक्स लगा दिया, टेक्सटाइल पे, अल्मोनियम पे 10% टैक्स लगा दिया। इंडिया ने काउंटर कार्रवाई की, उन्होंने 23 वस्तुओं पे, कमोडिटीज़ पे टैक्स लगा दिया। झगड़ा हुआ, झगड़ा चलता रहा। बाइडेन जो पहले राष्ट्रपति थे, बाइडेन उनके हस्तक्षेप से मामला सुलझा, लेकिन स्थिति वापस आने वाली है, वो टैरिफ करने वाले हैं। ठीक है, चाइना पे 60% करेंगे तो 10% तो आप पे भी लगाएंगे। तो इंडियन बिजनेस के लिए एक चुनौती है उसकी टैरिफ के अंदर जो है। तो दिस इज अनदर वरीड एरिया। तो 3 वरीड एरियाज हो गए आपका। पहला इमिग्रेशन हो गया, दूसरा वीज़ा हो गया ये H1B, तीसरा ये हो गया वजन। तो लेट्स सी। सर, ट्रंप ऑन फॉरेन पॉलिसी विद इंडिया। फॉरेन पॉलिसी इसकी अच्छी है। वो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने बाय कर लिया उस थ्योरी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछली बार ये कहा था कि उपदेश नहीं, यथार्थ है जीवन का, कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और आश्चर्य की बात है कि सेम भाषा ट्रंप ने बोली, और उसने कहा कि आई नॉट अलाउ यूक्रेनियंस टू डाई, नॉट अलाउ रशियंस टू डाई। और मैं अगर पहले होता तो ऐसा होने नहीं देता, और अब मैं 24 घंटे में इसको सॉल्व करूँगा। तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेसिकली पीस पे है, वॉर पे नहीं है, डेवलपमेंट पे है, लाइक नरेंद्र मोदी जो है। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में ये जो उनकी बेसिक पॉलिसी है, हाउ फार ही सक्सीड्स जैसे है। अब सक्सीड्स में क्या, 2 चुनौतियाँ हैं उनके सामने। एक यूक्रेन की चुनौती है। अब यूक्रेन मैंने पढ़ा कि वे अभी शपथ से पहले ही वो एक पीस प्लान लेके आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि एक बफर बना दो 800 किलोमीटर का जो है, और सेनाएं आज जहाँ हैं सीज़ फायर वहीं पे कर दो आप उनको जो है। और उसमें जो है नाटो के बजाय दूसरे कुछ सेनाएं लगा देंगे वहाँ पे। यूक्रेन की मेंबरशिप है नाटो की, उसको 20 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल देंगे, समथिंग मोर एंड मोर लाइक दिस। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, अपनी खास किस्म के आदमी हैं, फौजी लड़ाकू आदमी हैं, और कितना मानेंगे इसको, कितना नहीं मानेंगे, वो बात की बात है। इसी तरह से क्या है कि अब वो जो सेकंड इशू है आपका गाज़ा का, और ये जो है इसको वो टेकअप करेंगे। ईरान इजराइल का इशू है, वो टेकअप करेंगे उसको। तो 2 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है ट्रंप के सामने, वो मेंटली ऐसा सोच रहे हैं अपने आप को कि मैं सारे संसार का राष्ट्रपति हो गया हूँ, जो मुझे लगता है। तो ही इज़ टॉकिंग इन दोज टर्म्स, इन दोज लैंग्वेजेस, जिसे कहना चाहिए जो है कि मैंने कह दिया तो हो गया। ऐसा है नहीं भाई, आपका इजराइल वाला ही नहीं मानेगा, आपको यूक्रेन वाला ही नहीं मानेगा। पहले ये लंबे काम है, एकदम से नहीं हो सकते इस तरह से कि अपन ने कहा कि चलो इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, उसका ट्रांसफ़र हो गया तो काम हो गया वहाँ पे।
तो ट्रम्प इज एक्सरसाइजिंग हिज अथॉरिटी बियॉन्ड जुरिसडिक्शन एट द मोमेंट, जो मुझे लग रहा है इसमें जो है। तो आई थिंक ही हिट चाइना वॉल, जो कहते हैं कि कहीं टकराएंगे जाके तो थोड़ा होगा। भाई जैसी आ तो अथॉरिटी आपकी ये है जो उसने कहा जयशंकर कल कि मोस्ट ऑफ नेशंस आर नर्वस अबाउट यूएस बट वी आर नॉट। इसका मतलब है कि संसार में एक भय सा, एक चिंता सी, एक एंग्जाइटी आ गई कि अरे ये क्या करने वाला आदमी, संसार की सबसे बड़ी पावरफुल पोस्ट पे बैठा हुआ है ये। तो दिस इज़ टू बी सीन कि आने वाले दिनों में ट्रम्प जो है अपनी विजडम और अपनी सहनशीलता या उससे पेशेंस से इनको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो पीस बेस्ड है, वॉर बेस्ड नहीं है। दैट्स ऑल। सर, यूएस इंडिया टेक ऑन लेटेस्ट अग्रीमेंट्स, डिफेंस अग्रीमेंट्स या ओवरऑल ट्रेड, या फिर जो अभी लेटेस्ट अग्रीमेंट्स टेक्नोलॉजी को लेकर हुए हैं दोनों के बीच में, उन दोनों की पार्टनरशिप कैसे आगे बढ़ेगी? वो पार्टनरशिप मजबूत रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बाइडन के टाइम में की है नरेंद्र मोदी ने वो सब ऑनर होंगे। डिफेंस डील्स का भी होगा, लेटेस्ट टेक्निकल, इसमें कोई झगड़ा नहीं, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। ट्रेड बहुत अच्छा है, ट्रेड बढ़ेगा विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस जो मैंने बताया आपको, टैरिफ की बताई चीज़ें जो है, सरप्लस है इसके अंदर, बहुत अच्छी बात है। तो ये रिश्ता तो मजबूत होगा। बस भारतीय बिजनेसमैन को थोड़ा सा मन को समझाना पड़ेगा, थोड़ा टैक्स लगेगा तो लगेगा, और वही टैक्स नरेंद्र मोदी वहाँ पे लगाएंगे। बस अब देखना ये है कि वो ज़रा ठीक ठाक से लग जाएँ जो है। सर, ट्रम्प ऑन क्लाइमेट चेंज? हाँ, ट्रम्प ऑन क्लाइमेट चेंज, तो फिर वो जो लोगों ने आशंका व्यक्त की थी ना, वो पहला शिकार उसका क्लाइमेट मोमेंट हुआ है वर्ल्ड का जो है। बाको में जो है सम्मेलन हो रहा है, ट्रम्प का अनाउंसमेंट है कि वी पुल आउट ऑफ दिस। पहले पुल आउट कर लिया था 2016 में भी, और फिर बाइडेन वापस लाए थे, और फिर पुल आउट हो जाएगा। पुल आउट का मतलब ये है, उनका मतलब ये है कि चाइना और हम जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है बनने दो उसको, आप चिंता मत करो, सारे संसार को खोद दो। जो ये लिखा था उन्होंने इसके अंदर के ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब जो है एंटी क्लाइमेट हो गया एक तरह से, उनका जो है बड़ा चिंता का विषय है। और सवाल ये है कि अगर अमेरिका मानी तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से आएगी? फाइनेंशियल सब वहीं से आता है। अमेरिका उससे बाहर हो गया तो बाकी क्या होगा? तो ये जिसे कहना चाहिए यूनिलैटरल डिसीजन है, एक तरफा फैसला है ट्रम्प का, और ऐसा कहा जाए तो मुझे अतिशक्ति नहीं होगी। इट्स सम सॉर्ट ऑफ एन इररेस्पॉन्सिबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ट्रम्प बाय इग्नोरिंग द वर्ल्ड ओपिनियन जो है ये। तो ऐसे जो मैंने कहा ना हिट द चाइना वॉल, ये चैलेंजेस हैं, उसकी शुरुआत इससे हुई है। तो लेट्स सी आगे कहाँ कहाँ टकराव की स्थितियाँ बनती हैं। सर, आगे चल के ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट और नरेंद्र मोदी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसीज के कारण क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच में कोई टकराव या मतभेद हो सकता है? डिफरेंस ओपिनियन तो होगा, लेकिन वो बिजनेस पॉइंट्स भी होगा। बेसिकली मैंने आपसे कहा वीज़ा पे हो सकता है, थोड़ा बहुत इमिग्रेशन पे तो नहीं हो सकता। देखो तो कौन राष्ट्र कहेगा, बल्कि उसमें तो एक आदमी ने आज लिखा है कि बल्कि भारत को आगे बढ़ के अपनी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि यहाँ इलीगल जो इमिग्रेशन उसको हम खुद रोकें, आगे बढ़ के एजुकेशन के स्टैंडर्ड हाई करें ताकि लोग विदेश में पढ़ने के लिए जाएं ही नहीं बच्चे। तो उस पर तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह पाएंगे। इलीगल इमिग्रेशन तो रोकना है तो रोकना है, लेकिन दूसरे विषयों पे जो है वो ज़रूर बात करेंगे। खासकर टैरिफ्स का मामला आएगा, वीज़ा का मामला आ सकता है। तो वीज़ा और टैरिफ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नरेंद्र मोदी बात करेंगे। होपफुली सोल्यूशन होगा इसके अंदर जो है, तो होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रम्प भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है एक सीमा के आगे नहीं हो सकता। लेकिन ये कुछ एक मुद्दे ऐसे डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन चूंकि पर्सनल जो केमिस्ट्री है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्या है कोई कन्फ्रंटेशन की स्थिति तो नहीं आएगी। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होंगे, पर मुद्दे दो ही हैं जिन पे आगे जाके डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। लेट्स सी, होपफुली बोथ द लीडर्स सॉर्ट इट आउट एमिकेबली। सर, ट्रम्प की जो अप्रत्याशित जीत है इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे होंगे? पहला कारण तो उनका रखा है नो एंट्री, अमेरिका इज रिजर्व ओनली फॉर अमेरिकन्स। नो इमिग्रेशन हो, चाहे डिपोर्टेशन हो, चाहे कुछ भी हो, अमेरिका में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अमेरिका लूट गया, अमेरिका को उसकी समृद्धि को और उसको जो है ना एक तरह से जो है वो वापस लाना है। जो उन्होंने नारा दिया था नो एंट्री का, अमेरिकन को पसंद आया, हर किसी को पसंद आता है। इंडिया इज़ फॉर इंडियंस जो है, तो अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन जो है, एक तो बड़ा कारण ये रहा। दूसरा वहाँ पे कारण जो हुआ वो ये हुआ कि मुस्लिम वोट्स ने इस बार जो है पोलराइज होकर के इंडिया की तरह जो वहाँ वोट किया, क्योंकि गाज़ा के मुद्दे पे बाइडेन सरकार के खिलाफ थे मुस्लिम जो है, एक ये बड़ा कारण है वहाँ पे जो है। तीसरा, यूक्रेन युद्ध से लोग नाराज़ थे, पैसा वेस्ट हो रहा है, आप इजराइल पे वेस्ट कर रहे हो, इस पे वेस्ट कर रहे हो, सहानुभूति नहीं थी। चौथा फिर क्या है कि ढीला ढाला प्रशासन पुराने राष्ट्रपति का जो है, तो एक जिसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, वो मान लीजिए, इन्फ्लेशन वगैरह एंड देन सो रीजन बन जाते हैं जिसे कहते हैं। तो बस वो यही उसके जीत के मतलब जो है मेन कारण थे, और एक माहौल बन गया था देश के अंदर जो एक जो होता है ना मोमेंटम जो है, तो ट्रम्प आ गया वो।
सर जैसे कि आपने बताया था कंट्रोवर्शियल इमेज है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसके बावजूद डिसेंट चेहरा था कमला का उनके अगेंस्ट, वो कैसे हार गए? दो पार्ट हैं इसके, एक तो क्रिमिनल बैकग्राउंड और एक कमला की बात है जब, ठीक है। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है, ट्रम्प इज़ द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैज़ क्रिमिनल बैकग्राउंड। देखिए 22 केसेस चले, 2 बार तो इम्पीचमेंट हो गया, ही इज़ सो लकी, इम्पीचमेंट से बच गया, सीनेट ने बचा लिया सीटों, सीनेट में बहुमत से फैसला होता है, 2/3 से नहीं हो पाया। पहले वाले में यूक्रेन का कोई इशू था 2019 के अंदर, जो है कुछ मिसयूज़ ऑफ ऑफिस का इशू था। फिर दूसरे जो है राष्ट्रपति बने तो वहाँ जो संसद है उसके बाहर जो बड़ा हंगामा हुआ, इन पे हिंसा भड़काने का आरोप था, उसमें इम्पीचमेंट हुआ, लेकिन 47-53 6 वोट से जो है ना इम्पीचमेंट गिर गया प्रस्ताव, फिर बच गए। अब तीसरा एक और क्रिमिनल केस है, सीरियस केस है, वो ये है कि भाई वहाँ से राष्ट्रपति भवन से ही फाइलें उठा के ले गए घर पे अपने, वाइट हाउस से ही 100 डॉक्यूमेंट्स वहाँ 100 मोर देन 100 जितने होंगे उठा के ले गए घर पे, केस बना और उस केस में हियरिंग है इसी 26 तारीख को जो है। तो क्या है, या तो केस चलता जाएगा बिकॉज इज प्रेसिडेंट नाउ, और डिसाइड हो भी जाएगा, अगर डिसाइसिव हो जाता है, डिसीजन हो भी जाता है, अगेंस्ट भी हो जाता है तो सीनेट में बहुमत है, सीनेट फिर उसको ड्रॉप कर देगी इम्पीचमेंट को। तो ट्रम्प इज़ लकी बट बैड टू हैव सच ए क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसे कहते हैं। अब सेकंड सवाल ये है कि कमला की बात आप कह रहे हैं, तो कमला के हारने का जो सबसे बड़ा कारण है उसकी जन्मपत्री, उसको राष्ट्रपति नहीं बनना था, बस जीते जीते हार गई जिसे कहते हैं। और दूसरा बड़ा कारण क्या रहा, उसको स्टेटस को वुमेन माना गया वहाँ पे एक तरह से, एक सीधी सादी शालीन सच्ची महिला, वो तो पार्ट ठीक है, जैसे सीतारमन है इंडिया में मान लो, एक सीधी सच्ची साची एफिशिएंट महिला, वो उसकी इमेज थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे क्या है, उसको एज ए इंडिविजुअल ये माना गया था कि ये जो है ना चेंज, परिवर्तन की सूचक है, परिवर्तन की वाहक बनेगी ये। लेकिन उसने जो योजनाएं वहाँ पे थी उसमें कहीं परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, स्टेटस को दिखाई दिया। तो लोगों ने सोचा इसको जिताने का मतलब होगा कि बाइडेन को 4 साल और एक्सटेंड करना, आगे उसके शासन को 4 साल और बढ़ाना जो है, तो ये सोच के वोट नहीं दिया। और फिर बहुत सारे कारण बन जाते हैं, जो उसके जीत के कारण है ट्रम्प के, वो इनकी हार के कारण हैं। लेकिन बेसिकली भाग गया, आई थिंक आगे निकल के ही पिछड़ गई वो। सर 22 मुकदमे और 22 मुकदमों के बाद भी चुनाव को जीत जाना, क्या ये अमेरिकी वोटर्स के जो मोरल वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यू सिस्टम, क्या उसकी और ये इंडिकेट नहीं करता या अफेक्ट नहीं करता उसको? करता है, ये देखा जाए तो एक तरह से लोकतंत्र का मजाक है, फ़न है एक तरह से, कि भाई किसी के खिलाफ इतने केसेस हो गए। अपन इंडिया में ही चिल्लाते रहते हैं पॉलिटिशियन के खिलाफ इतने केस, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इतने बैकग्राउंड है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का तो इतिहास देख के ऐसा लगता है इंडियन के एमपीज़ के एमएलए के साथ कोई केस है ही नहीं। अगर उनका मुकाबला उससे किया जाए, गंभीरता देखी जाए, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ फार अहेड विद क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे केसेस हैं, वहाँ तो इतने गंभीर प्रोन केसेस हैं। और एक ऐसा कंट्री जो मूल्यों की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, आदर्श की बात करता है, तो निश्चित तौर से ट्रम्प को इन सब के बावजूद वोट देना उनकी मॉरलिटी पे, इंडियन पर्सपेक्टिव में, इंडियन परसेप्शन में एक प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है, दैट वेज है। और वो भी क्या है कि अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति को बनने से रोका, वो तो खैर एक अलग मेरिट का इशू है। तो ये प्रश्न चिन्ह तो लगा है वहाँ के वोटर्स के ऊपर, आप देखिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चुनाव में ट्रंप ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसे कहते हैं अपवित्र भाषा का प्रयोग किया, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, लेकिन लोगों ने उसका साथ दिया। लोगों ने कहा नहीं यार ट्रंप ठीक कह रहा है। तो पॉइंट क्या, जनता जब मन बना लेती है फिर मेरिट डिमेरिट सब धुल जाता है वहाँ पे, और जनता देती है डिसाइसिव मैंडेट। तो जनता ने मैंडेट दिया डिसाइसिव, और ट्रंप डिसाइसिवली जीता, आपने देखा है। तो वही बात है, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, दिस इज द रियल आंसर। सर 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रम्प के जो टॉप पॉलिसीज अनाउंसमेंट्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं उसमें क्या हो सकते हैं, क्या संभावना है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर? देखो, सबसे पहला जो उसका है वो तो स्टेट है उसका है कि मुझे अमेरिका को वापस से समृद्ध और धनी देश बनाना है, सबसे पहला उसका काम है। उसने कहा विल ब्रिंग बैक अमेरिका एज ए ग्रेट कंट्री, विल मेक अमेरिका एज ए सेफ स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रॉस्पेरस कंट्री। ये तो उसका जनरल है, ठीक। यूक्रेन में उसका ये है, साफ कह दिया उसने यूक्रेन के लोगों को, कल मैंने सुना वहाँ के राष्ट्रपति को, कि मैं पैसा नहीं दूंगा, सैनिक नहीं दूंगा, केवल मॉरल सपोर्ट मेरा रहेगा, जल्दी से मानो और लड़ाई बंद करो, ठीक है। तो ये यूक्रेन के बारे में आपने कहा ना, पुतिन से फ़ोन से बात हुई है, मैंने पढ़ा, पुतिन को भी ये राय दी है। कारण क्या, ट्रम्प इज़ इन हरी, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे 5-10 दिन में सारे मुद्दे क्लोज कर देने हैं बिफोर आई टेक ओवर। अच्छी बात है, मोराल तो ऐसा होना चाहिए। तो यूक्रेन के बारे में ये स्थिति है।
सर सेकंड है इजराइल ईरान इंक्लूडिंग लेबनान। हाँ, वो इसके बाद में वो टेकअप करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जो विश्व युद्ध की जो खतरा बात आ रही है वो उससे ज़्यादा आ रही है इसराइल ईरान वाले सेक्टर से बजाय यूक्रेन और रशिया से। तो इनकी प्रायोरिटी में है, तो इसके बाद जैसे होगा तो इसको प्रायोरिटी में करेंगे ये। हाँ, लेकिन देखो अनाउंसमेंट दो तो आपने शुरुआत इससे करी है, पर पहला अनाउंसमेंट तो वही होगा, इमिग्रेशन बाय बर्थ ख़त्म करना है मुझे, ताकि लोग प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं करें इस ढंग से। अमेरिका में पहले लोग प्रेगनेंसी प्लान करते थे अमेरिका में कि बच्चा वहाँ पैदा होगा तो उसको वहाँ मिल जाएगा, वो सारी संभावनाएं ख़त्म कर दी हैं। तो पहला तो उनका प्रिय आदेश है इमिग्रेशन और माइग्रेशन जो है, दूसरा उनका प्रिय आदेश होगा टैरिफ, तीसरा ये प्रयास करेंगे इसका जो आप कह रहे हैं, और चौथा उनका आदेश ये हो सकता है कि 6 जनवरी को उस समय जो प्रदर्शन हुआ था ट्रंप के समर्थन लोगों ने कहा था इस फैसले को ही नहीं मानते हैं, दादागिरी हुई थी, वो सारे मुकदमे वापस लेने हैं उनको, कैपिटल हिल। हाँ, और कुछ लोगों को आशा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा भी थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन बेसिकली जो ट्रंप का जो फोकस है सारा वो डोमेस्टिक इश्यूज़ पे रहेगा, डोमेस्टिक इश्यूज़ डोमिनेट करेंगे अपार्ट फ्रॉम दीज वॉर रिलेटेड इश्यूज़। तो ये कुछ प्रायोरिटीज़ हैं सारी जो करेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करते हैं तो हम डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, पुतिन तीनों का जिक्र कहते हैं एज अ वर्ल्ड लीडर्स। लेकिन सर आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगता है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में, पुतिन में और डोनाल्ड ट्रंप में? इसमें लगता है कि नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट एज फार एज एक मेंटल स्टेबिलिटी इज़ कंसर्न, एज फार एज वर्ड ऑफ कमिटमेंट इज़ कंसर्न, एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग इज़ कंसर्न जिसे कहते हैं, और एज फार एज मॉरलिटी इज़ कंसर्न कि दोस्त की मदद करनी है तो करनी है, मैन ऑफ वर्ड्स जिसे कहते हैं, ये तो नरेंद्र मोदी का है। इसके बाद पुतिन का आता है, पुतिन इज़ सेंसिबल आफ्टर मोदी, बिकॉज इतने सेंसिबल नहीं होते तो वो डिक्लेयर नहीं करते यूक्रेन पे, मैं ऐसा मानता हूँ। मोदी इज़ सेंसिबल कि नो वॉर, ओनली डायलॉग डिप्लोमेसी, तो पुतिन की स्थिति है। पुतिन नाउ इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिशरी। आप देखिए अलग थलग पड़ा हुआ था, नरेंद्र मोदी की शरण में था एक तरह से देखा जाए तो, जिस ढंग से बात करते थे कि मेरा समझौता कराओ, दैट विल है, तो वो क्लोज हो गए, और जिससे मोदी की ताकत बढ़ी, पुतिन की ताकत बढ़ी विज़ाविज़। और जो बात आ रही है ट्रंप की, तो ट्रंप मैंने कहा ना स्टेबल माइंड नहीं है विज़ाविज़ जो है, और एक जिसे कहते हैं ना यारबाज नहीं है। मोदी दोस्ती निभाते हैं, पुतिन भी यारबाज जिसे कहते हैं दोस्ती निभाते हैं उस तरह से, इससे आप आशा नहीं कर सकते। ये केवल कागज़ पेन का आदमी, गुणा भाग का आदमी, 2 और 2 4 = 4 या जो भी है उसका आदमी है ये। इसमें जो ह्यूमन सेंटिमेंट है या वो जो एक लिहाज जिसे कहते हैं वो एलिमेंट मुझे लगता है ट्रम्प में मिसिंग है एट दिस एज ऑफ लाइफ जो है ये। तो एक बेसिक कंपैरिजन है, तो आगे जाके होगा क्या, ये जुड़ जाएंगे दोनों एंड दे विल हैंडल ट्रम्प। सर फिर एक सवाल ये आता है कि जो घोषित नीति है 2016 की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके से टैरिफ चीन पर लगाए गए थे, अगर ये टैरिफ उसी हिसाब से लगाए जाते हैं तो क्या इसका फ़ायदा इंडियन मार्केट को होगा? ऑफ कोर्स होगा। आप देखिए 60 नहीं लगाएगा, 40% टैरिफ लगाएगा, वो तो 60% टैरिफ ही लगाएगा चाइना पे, तो मार्केट डाइवर्ट होगा, यहाँ पे होगा। इनसे एक खतरा और है, वो खतरा है कि चाइना ऐसा नहीं हो कि डंप कर दे, सस्ता माल बना के इंडियन मार्केट को ही किल कर दे, जैसे पहले किया था एक बार जो है। तो चैलेंज है, तो जितना चैलेंज चाइना के लिए है उतना ही इनडायरेक्ट चैलेंज इंडिया के लिए भी है। लेकिन हाँ, अपेरेंटली फेस वैल्यू पे कह सकते हैं कि विद मोर टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स इन अमेरिका, इंडियन मार्केट, इंडियन बिजनेसमैन इज गोइंग टू बी ए बेनिफिशियरी। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप की यूएस सेंट्रिक पॉलिसी की वजह से ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत, चीन और रूस का प्रभाव बढ़ जाएगा? भारत रूस का बढ़ेगा इन ए वे। चीन तो आइसोलेटेड रहता है, एक साल में 2 लाइन बोलता है इन ए वे जो है। और ट्रंप का क्या है, फोकस चूँकि अमेरिका में रहेगा, अमेरिका से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसकी न तो इंटरेस्ट होगा ब्रिक्स में जाने में, न इसका किसी और सम्मेलन में जाने में इंटरेस्ट होगा, न क्लाइमेट में जाने में इंटरेस्ट है इसका जो है। इसको अमेरिका का अंदर अंदर ही घूमना है, इसके डोमेस्टिक इशूज़ इतने, उसको वहीं पे फोकस करना है, और उसकी पॉलिसी है। तो वो क्या ही है, नो टाइम एंड माइंड एंड विल पावर टू एसोसिएट इन इंटरनेशनल इशूज़, ग्लोबल इशूज़। तो वो जो सारा स्पेस है वो नरेंद्र मोदी के लिए खुला है। पुतिन तो उस स्थिति में है नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी है अक्रॉस द ग्लोब जिसे कहते हैं, और चाइना साइलेंट रहता है, दूर से देखता रहता है, दैट वे। तो मोदी इज गोइंग, इंडिया इज गोइंग टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इस सारे प्रोसेस में। सर मैंने सुना है कि ट्रंप के बाद अमेरिका के कुछ ऐसे कारोबारी और उद्योगपति हैं जो कि अपना बिजनेस कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। आप अगर इसे कंफर्म करें तो। मैंने पढ़ा इसमें, तो गूगल पे सर्च मारी लोगों ने, तो उसमें पता लगा कि 2000% ज़्यादा लोग अमेरिकन तलाश कर रहे हैं कि कनाडा जाएं, कि ऑस्ट्रेलिया जाएं, कि कितना जाएं वहाँ पे। मतलब कि एक फिर सवाल ऐसा क्यों, तो कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया उन एजेंसी ने, तो उन्होंने कहा भाई इज़ नॉट ए गुड चॉइस ट्रंप,
और फिर ये भी कहा कि नाउ डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। वो जो उसका जो स्टाइल है काम करने का, डिक्टेटर आप कह सकते हैं, उसको जो है तो लोगों में चिंता है। तो काफ़ी वहाँ क्या संभ्रांत लोग हैं और उनको कोई सरकार से, मंत्रियों से, इससे उससे कोई काम नहीं होता कि ये मुख्यमंत्री रहेगा तो हम यहाँ आएंगे कि जाएंगे, या कोई प्रधानमंत्री रहेगा। उनको अपने बिजनेस से बिजनेस करते हैं टू द पॉइंट जो है। तो उनके लिए कनाडा में शिफ्ट होना ऐसा है जैसे अपन यहाँ से बम्बई शिफ्ट हो जाएँ इन वे जो है। तो लोग हो सकते हैं शिफ्ट जो है, लेकिन ऐसी चर्चा चली है कि ट्रंप के आने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ लोगों पे हुआ है जो शांति से जीवन जीना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। वो कहते हैं भी झगड़ों से दूर रहो, यहाँ पे रोज़ कोई नया आदेश आएगा ट्रंप का, चलो अपन दूसरी जगह अपना घर बसाते हैं जाके जो है। तो हो सकता है कुछ लोग जाएँ वहाँ। सर, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में एलन मस्क का क्या रोल देख रहे हैं आप? हाँ, इज इम्पॉर्टेंट पर्सन, इम्पॉर्टेंट फिगर। अब देखना ये कि राजनीति बहुत से लोगों को आकर्षित करती है, डुबोती भी हैं। तो उसको इतना आकर्षित नहीं करेगा, मंत्री बन जाए कहीं आके या एडवाइज़र बन जाए और बिजनेस डूब जाए पीछे से, भारत में दूसरे लोग उसके बिजनेस को ले लें। और टेस्ला का मामला अभी तक सुलझा नहीं है यहाँ पे जो है, लेकिन ऐसा अनुमान है मुझे कि ही विल बी एज ए प्रिंसिपल एडवाइज़र इन डेवलपमेंट इशूज़ टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। और फ्रेंड फिलोसफर गाइड तो क्या फ्रेंड फिलोसफर हैं आपस में जो है। अभी मैंने सुना कि वो उनके ट्रंप के साथ उनके फार्म हाउस से बैठे हुए थे 3 दिन पहले, तो यूक्रेन प्रेसिडेंट का फ़ोन आया जेलेंस्की का और पूछा होगा, बधाई दी होगी, तो उन्होंने फ़ोन को स्पीकर पे किया। अब थोड़ा इमेच्योर तो है ही ना जो है, ठीक है, तो उसको स्पीकर पे किया और उसको सुनाया और उसको भी फ़ोन दे दिया। तो उन तीनों ने फ़ोन से बात करी है। तो बहरहाल ये है कहने का मतलब कि मस्क जो है ये इनसाइडर है, ही इज़ डायरेक्ट एक्सेस। अब देखना ये है कि उसका रोल अपने बिजनेस को बढ़ाने में रहता है, अमेरिकन बिजनेस को प्रमोट करने में रहता है, टेस्ला में रहता है, या फिर वो पॉलिटिकल कोई जिम्मेदारी लेता है उसका। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के पास जब पैसे आते हैं तो राजनीति में आने की बड़ी मरीचिका भटकती है, व्यक्ति जाता है, नॉर्मली बर्बाद होता है, नॉर्मली जो है एक तरह से। तो दिस इज़ टू बी सीन कि उसके मन में कोई पॉलिटिकल एम्बिशन तो नहीं आ गया है इस सारी कहानी में, लेकिन आज हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि ही इज़ एन असेट टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसकी विक्ट्री में उसका रोल रहा है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी अप्रिशिएटेड बाय ट्रंप। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब इस नए माहौल में अपने एंटी टेरर एजेंडे को और आगे बढ़ा सकेंगे ट्रंप और नरेंद्र मोदी? ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है ट्रंप के आने के बाद का। अमेरिका पहले बढ़ाता था लेकिन स्ट्रॉन्ग विल नहीं थी, इनके आने से स्ट्रॉन्ग विल होगी और भुगत चुके हैं 26-11, 9-11 हर देश अपने अपने देख चुके हैं उस हिसाब से। और इसका सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, कश्मीर में मिलेगा, पाकिस्तान जो करता है उसको रोकने में मिलेगा जो है। तो ये एक अच्छा है। और पूरे वर्ल्ड में आज तो टेररिज्म पूरे वर्ल्ड में आप देखते हैं, तो ये दोनों मिल के उसको रोकेंगे क्योंकि दोनों विक्टिम हैं उसके। अगर वर्ल्ड में कहा जाए आज पिछले 20 सालों में टेररिज्म के 2 बड़े विक्टिम कौन हैं, तो इंडिया और अमेरिका, दैट वे जो है। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है एंड दे विल जॉइंटली वर्क टुगेदर, जिससे कहना चाहिए। और वर्क टुगेदर करते करते मुझे ऐसा लगता है कि टेररिज्म को कंट्रोल करने में अमेरिका का काफ़ी रोल रहेगा, सपोर्टेड बाय इंडिया आने वाले दिनों में। तो इट्स ए गुड साइन। सर, पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की विदेश नीति क्या रह सकती है, और साथ ही क्या इमरान खान की रिहाई के भी आसार हैं? देखो, विदेश नीति की बात तो ये है कि पाकिस्तान इज़ नोवेयर नाउ, और ट्रंप जानते हैं पहले से। एक तो वैसे सहानुभूति इमरान के साथ है थोड़ा वहाँ पे जो है, फिर इंडिया इज़ ए फैक्टर। भारत को नाराज़ करके, नरेंद्र मोदी नाराज़ करके कौन बिजनेस करेगा, आप बताओ, कोई चांस नहीं है। और पहले भी उन्होंने इसकी मिलिट्री एड रोकी थी ट्रंप ने, तो फिर रोकेंगे। और पाकिस्तान वैसे भी जीर्ण शीर्ण स्थिति के अंदर है, तो पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी बेनिफिट आफ्टर ट्रम्प्स अराइवल, रादर इट इज़ इन फेवर ऑफ इंडिया, जिसे कहना चाहिए। और इमरान का तो क्या पॉलिटिकल डिसीजन है, जब फुर्सत मिलेगी ट्रंप को और सोचेंगे कि पुराना दोस्त एक जेल में है या हाउस अरेस्ट में है, छुड़ाना है, तो पॉलिटिकली थ्रू जनरल्स मैनेज कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे जो है। तो कुछ ऐसी डील बैठ सकती, बट नॉट नाउ, इट इज़ टू अर्ली टू से, बट ही हैज़ सिंपैथी टू हिम जो है। पर पाकिस्तान इज़ नो थ्रेट एज फार एज ट्रंप अराइवल इज़ कंसर्न। जी सर, सीनियर बीजेपी लीडर राम माधव का कहना है कि ट्रंप इज बैक विद वेंजेंस। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? वो यही कहना चाह रहे हैं जो बहुत से लोग कह रहे हैं, जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं उसके बारे में। उनका है कि ही विल ब्रिंग मोर डिसरप्शंस। तो उनके बारे में कहा जाता है ना, ट्रंप के बारे में कि थोड़ा विम्सिकल लें, हो जाता है आदमी 78 पे आते आते, ह्यूमन नेचर है। और बड़े लोगों की निशानी भी होता है थोड़ा सा विम्सिकल हो जाना, जो कोई नो मोर एक्सेप्शन जो है। तो किसी ने ये भी कह दिया था पिछले टाइम में व्यंग में कि ट्रंप इज़ ए बुल इन चाइना शॉप। ये सब ऐसी क्रिटिक लोग हैं जो कहते हैं,
तो राम माधव का भी अपना सेशन बना होगा कि यार ये आदमी डिसरप्शंस लाएगा और व्यवस्थाओं को तोड़ेगा, जिसे कहते हैं हिल हिट द वॉल्स, डिफरेंट वॉल्स। तो उन्हें मन की आशंका व्यक्त की है उन्होंने। तो उन्होंने कहा हील और वेंजेंस का सवाल ये है कि अपने पॉलिटिकल वेंडेटा करेगा उन लोगों पे जो उसके खिलाफ थी। ये अमेरिकन हिस्ट्री में शायद पहली बार थोड़ा कुछ ऐसा होगा कि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा वाली बात चले, ऐसी लोगों को आशंका है। तो राम माधव ने अपने विचार रखे हैं। तो ब्रॉडली तो इन ए वे ठीक है, भी ट्रम्प इज़ ए डिमोलिशन मैन बेसिकली, आप ये मान लीजिए, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ठीक है। तो हिल ब्रिंग मोर डिसरप्शंस, राम माधव का ये कहना है, इज़ फाइन। सर सुनने में आया कि मैं भी चौकीदार वाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला था, उसी आधार पर ट्रंप ने भी एक फॉर्मूला दिया, नारा दिया और चुनाव जीता भी। सर क्या इसका आशय है? आशय ये कि नरेंद्र मोदी फीवर नाउ हैज ट्रेवल टू 5,000 किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका एंड अदर नेशंस। इसका मतलब ये है, एक तो बेसिकली ये जो है, तो वहाँ पे क्या हुआ इसी तरह से, तो ट्रंप के ध्यान में होगा, अहमदाबाद भी आए थे, इंडिया के टच में रहते थे, नरेंद्र मोदी का इशू चला था चौकीदार वाला जो है ये। तो वहाँ पे चौकीदार का मतलब ये है कि कोई क्राइसिस आए, कोई क्रिटिसिज्म आए, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लो आप। बेसिकली मतलब बात उसमें ये है, आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है और उनके नारे को उन्हीं से पीटना है। कांग्रेस ने नारा दिया तो कांग्रेस से पीटना है। तो वहाँ जो है डेमोक्रेट्स ने ये नारा दिया कि रिपब्लिकन्स है ना, ये गार्बेज है, कचरा है ये, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो सिम्बॉलिक बना लिया, तो एक कचरे का ट्रक बना लिया अपना बड़ा जहाज, उससे उतरे और एयरपोर्ट के बाहर निकलते कचरे के ट्रक में बैठ गए ट्रंप, और फिर ट्रक उसको चलाने लग गया, ट्रक को जो है, ट्रैक्टर को जो है आगे, और फिर रास्ते में उतर के जो है कचरा बीनने लग गया, उसमें डालने लग गया, और फिर बयान दे दिया, उस ट्रक पे लिख दिया, कचरे के ट्रक पे ट्रंप नाम लिख दिया उस पर जो है, और कचरा बीनते बीनते फिर ये कह दिया कि बाइडेन साहब हम कचरा नहीं हैं, हम कचरा साफ करने आए हैं। तो चल गया नारा, वो जीत गया। तो लोग कहते हैं इसका भी श्रेय है इसके अंदर, तो ठीक है। हाँ So Mr. Trump is a 78-year-old president for the second time. अब सर वर्कर्स जो हैं इंडिया में जो नरेंद्र मोदी के फैन हैं, वो तो ये मान रहे हैं कि अब 4th टेन्योर होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इसके बाद नरेंद्र मोदी खुद भी मोटिवेटेड होंगे कि वो अपना चौथा कार्यकाल भी वापसी कर सकते हैं? देखो, नरेंद्र मोदी तो बॉर्न प्राइम मिनिस्टर हैं, बॉर्न प्रेसिडेंट हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, कुछ ऐसी स्थिति होगी तो उसमें प्रेसिडेंट बन जाएंगे 10-15 साल बाद जाके। वो तो ऑन द टॉप ऑफ द नेशन वो रहने वाले हैं। और 2047 की बात कह रहे हैं, तो एक लंबा विजन उनके सामने, ऐसा मेरा लगता है मुझे, असेसमेंट है, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी का तो ये है, तो उनके लिए 2029 की कोई बात नहीं है। लेकिन ठीक है, मिस्टर मालवीया जो बीजेपी का सारा देखते हैं प्रचार तंत्र का, उन्होंने बड़ा एक स्मार्ट सा मैसेज लिखा कि ट्रंप 78 पे दोबारा राष्ट्रपति बने हैं और नरेंद्र मोदी 29 में 78 साल के होंगे, एंड देन साइलेंस। नाउ दिस इज फॉर द पीपल टू उसका इंटरप्रिटेशन करने का है। तो लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया है, तो बात सच है। ये एक माहौल तो बनता ही है ना इससे। देखो, जो आरएसएस के कुछ लोग तो पता नहीं कहते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे नारा लगता था ना पहले कि 75 पे रिटायर करो, लोगों को ये करो। तो ये उसका सूटेबल ट्रम्प्स अराइवल जिसे कहना चाहिए, इसको मैं यूँ कहूँगा कि ट्रम्प्स अराइवल एट 78 इज़ ए रीबफ टू ऑल दोज पीपल हु प्लीड द रिटायरमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस, स्पेशली पावरफुल पॉलिटिशियंस आफ्टर 75, एक तरह से जो है। तो वो हुआ है ये, तो ठीक है, एक माहौल बनता है उससे जो है, और एक मॉरल सेंक्टिटी आती है। 78 पे व्यक्ति कर रहा है, हम तो ये हैं। और फिर भी कहूँ मैं आपसे, वो 78 पे बने ना बने, नरेंद्र मोदी तो बने बनाए हैं। दिस इज टू बी सीन। सर, इंटरनेशनल मीडिया में क्या और कैसी प्रतिक्रिया हुई ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की, और दूसरा ये कि ट्रंप को मीडिया ने डॉन क्यों कहा? वो ऐसा है कि प्रतिक्रिया तो पूरा एक्साइटमेंट था, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है सारा उसका एक्साइटमेंट था। आप देखो ना, भारत के गांव-गांव में लोग जानना चाहते थे ट्रंप का क्या हुआ। हैरानी की बात है, मीडिया कितना एडवांस हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम कितना एडवांस हो गया वर्ल्ड के अंदर। आप इसको देखिए, उसके अंदर जो है तो सारे संसार में उत्सुकता थी जानने के लिए, मीडिया में उत्सुकता थी। डॉन इसलिए कहा, डॉन का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कर गुजरो, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। भाई कल्चर इन ए वे, आप कानून तोड़ दो, आप सड़क पे किसी को पीट दो, किसी का मकान गिरा दो, कुछ और कर लो, लूट लो, पुलिस केस नहीं बनाएगा आपके खिलाफ, कुछ होगा नहीं। तो डॉन का मतलब, डॉन को उस भाषा में लिया जाता है। तो ट्रंप का थोड़ा सा लोगों मन में रहा होगा जिसने डॉन लिखा लिखते समय कि यार देखो, इतने इम्पीचमेंट हो गए, 22 केसेज हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा, फिर राष्ट्रपति हो गया, फिर राष्ट्रपति बन रहा है। लिख दिया होगा हल्के लाइट मूड के अंदर, उसको डॉन लिख दिया होगा, ऑल फाइन। सर, ट्रंप की जीत में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी कहते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या इसके जरिए कोई मैसेज है भाजपा को या फिर नरेंद्र मोदी को? निश्चित तौर पे
डिसाइसिव मैंडेट मुस्लिम से मैंने सुना है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ट्रंप को दिया है। और भारत के लिए मैसेज ये है कि भाई देखो इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। और मैंने सुना पिछले दिनों शीर्ष स्तर पे एक धारणा बनी भी थी कि वे क्या करें, या तो इनको एक अलग देश बना के दे दें, हो नहीं सकता, अलग हो नहीं सकते, कहाँ जाएंगे, तो रास्ता निकालो। और फिर भी चुनाव आ गए, अब इतना टाइम नहीं था उस विचारधारा को डेवलप करने का। हो सकता है फुर्सत मिले तो नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत इस बारे में सोचें कि करना क्या है परमानेंटली, क्योंकि चिंता का विषय तो है। 240 पे जो पार्टी सिमटी इस बार जो है, तो निश्चित तौर पे मुस्लिम पोलराइजेशन एक फैक्टर था उसके अंदर जो है। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज आप देखिए कि भाजपा का उम्मीदवार जो है ना जीतते चले जा रहा है। मान लीजिए 15 राउंड है, 11 राउंड में जीतता चला जा रहा है, आखिरी 4 राउंड है ना जो काउंटिंग है वो मुस्लिम एरियाज़ की है, और 4 आती हार गया उनके अंदर वो। तो जीतता हुआ व्यक्ति जो है ना आखिरी मुस्लिम काउंटिंग वोट में हार जाता है। तो विषय तो है ना पार्टी के लिए, जिनको पूरे देश पे शासन करना है, 29 राज्यों और सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेश इन पे राज करना है, तो विषय तो है। तो मैसेज तो ये है। और दूसरा विषय ये भी एक चिंतन का विषय होना चाहिए भाजपा के अंदर कि भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम कम्युनिटी को वो सब दिया जो उन्होंने हिंदूज़ को दिया। इन्हें वे कोई योजना उठा के देख लीजिए आप मकान की ले लीजिए, बिजली की ले लीजिए, घर की ले लीजिए, पीएम आवास योजना की ले लीजिए, कोई भी चूल्हा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कहीं कोई मतभेद दिखा कि मुस्लिम बस्ती में हम नहीं जाएंगे, नो, इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर बड़ी बात है, पर पॉइंट क्या है, बीजेपी वाले इसको इनकैश नहीं कर पाए, ग्रास रूट पे वो कन्विंस नहीं कर पाए कम्युनिटी को कि हम बराबर हैं सबके साथ, भरोसा नहीं बना पाए अपन जिसको कहते हैं उसको जो है। तो इसलिए ये है कि जो आप कह रहे हैं, तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का एन ब्लॉक उनको वोट देना, उसका मैसेज ये है टू हैव ए रिकन्सिडरेशन और रीथिंक ऑन बीजेपीज मुस्लिम पॉलिसी इन द कमिंग डेज, ये मैसेज। राइट सर, अपने चुनाव के दौरान ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर जो चिंता व्यक्त की, उसका पॉलिटिकल मैसेज क्या था? पॉलिटिकल मैसेज है कि स्मार्ट मूव, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ने कुछ न कुछ बात की होगी उनसे उन दिनों में, ऐसा लगा मुझे उसके, वरना एब्रप्टली उसको याद नहीं आती बांग्लादेश की, ट्रंप उस हिंदुओं की याद कहाँ आती उसको जो है ये। और आपको याद होगा एक बार नरेंद्र मोदी पहले गए थे, क्या क्या था आपकी बार ट्रंप सरकार, तो कोई इनको उनमें अपना वेवलेंथ अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन का सिस्टम तो है ना। खैर उन्होंने फिर अपना बयान ये दिया कि वहाँ पे बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पे घोर अत्याचार, निर्मम हत्याएं और हिंसा हो रही है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और साथ में उन्होंने बाइडेन को लपेटा, वहाँ पे जो है कहा कि संसार में कहीं भी हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अमेरिका में भी हिंदुओं की रक्षा हम करेंगे। तो हिंदुओं का एक तरह से हिंदू कार्ड को प्ले किया। तो मान के चलिए कोई अच्छे खासे वोट हैं अमेरिका के अंदर जो है, तो उनका स्विंग हुआ होगा हिंदू कार्ड के हिसाब से। अब ये एक ट्रेजेडी अलग तरह की बात है, त्रासदी है कि जिस हिंदू के लिए ट्रंप बात कर रहे हैं वो हिंदू उनकी नीतियों का शिकार होने वाला है। चाहे इमिग्रेशन की बात करें अपन, चाहे अपन माइग्रेशन की बात करें, टैरिफ बिजनेसमैन की बात करें, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। और बांग्लादेश में हुआ तो कमाल ही है। मैंने उस दिन पढ़ा बांग्लादेश में कि कुछ लोग भगवा झंडा लगा रहे थे घर के ऊपर, अरबी ऊपर तो नहीं लगाया होगा ना, साथ में लगाया होगा ना, कॉमन सेंस ऊपर तो कैसे लग सकता है। गिरफ्तार हो गए, मंदिर तोड़ने चले गए लोग, पुलिस की मौजूदगी में मंदिर टूट रहे हैं वहाँ पे जो है, और मंदिर टूट रहे हैं और कुछ एक्शन नहीं हो रहा, लोग वहाँ फिर निकालते हैं जुलूस, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत ने पिछले दिनों मुद्दा उठाया था ये कि हमें चिंता है वहाँ के हिंदुओं की जो है। तो जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, एक अच्छी बात है, हिंदू कम्युनिटी प्रति उनके मन में एक सहानुभूति का भाव आया है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा पूरे संसार में। गुड डेवलपमेंट। सर आखिर अब क्या होगी ट्रंप की बांग्लादेश के लिए नीति, और दूसरा क्या अब ढाका में वापसी संभव है हसीना की? ट्रंप की पॉलिसी इस तरह का है कि भाई चूँकि होता है जो प्रेडेसेसर काम करता है, नॉर्मली आने वाला आदमी उसको पलटता है साइकोलॉजिकली, थोड़ा पलटे ज़्यादा पलटे। तो चूँकि ऐसा माना जा रहा था कि बाइडेन प्रशासन का रोल था हसीना को हटाने में, आंदोलन, ऐसा इम्प्रेशन है। तो एक तो वो मॉरल सपोर्ट थोड़ा सा मन में रहेगी, सहानुभूति रहेगी शेख हसीना के प्रति बाइडेन के मन में। दूसरा क्या है कि लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या नरेंद्र मोदी यहाँ बैठे हैं, तो बांग्ला सरकार तो मोदी के अनुकूल होनी चाहिए ना, एक लार्जर पार्टनर है आपके साथ में, तो वो भी देखेंगे। कंसर्न है हमारा कि इंडिया के पड़ोस में है, तो भी किसकी चलेगी, नरेंद्र मोदी की चलेगी तो हमारी भी चलेगी, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज पार्टनर टू ट्रंप, दैट वे जो है। तो आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है, फिर छोटे छोटे देश हैं, कोई वहाँ से मैसेज आएगा अप्रोप्रिएट लेवल से, एक जनरल उतार देगा उसको, यहाँ से ले जाके वापस कर देंगे। मुश्किल होता है लेकिन छोटे देशों में कुछ भी हो जाता है। पाकिस्तान में आप देखते हो जनरल से डिसाइड कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे वो उठा के आगे ताजपोशी कर देते हैं, किसी को उतरने नहीं देते हैं, शपथ नहीं लेने देते हैं।
तो बांग्लादेश की ऐसी स्थिति अराजकता की स्थिति है, तो इमीडिएट कुछ हो ऐसा नहीं लगता है. इट मे बी ऑन ट्रम्प एजेंडा बांग्लादेश, बट इट टेक सम टाइम. सर, भारत और कनाडा के तनावपूर्ण संबंध की पृष्ठभूमि के बीच अब ट्रम्प की कनाडा नीति क्या होगी? कनाडा नीति तो प्रो इंडिया होगी थोड़ा सा, मतलब कनाडा के खिलाफ नहीं होगी, बट ट्रम्प विल सर्टनली एक्सरसाइज मॉरल अथॉरिटी टू टेल कनाडा टू बिहेव विद मोदी, टू बिहेव विद इंडिया. इट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंटिनेंट जिसे कहते हैं, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स जो है, तो निश्चित तौर पे होगा. और दूसरा क्या है कि वो मजबूर करेगा अमेरिका उनको कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं या सपोर्ट है सरकार का वो नहीं मिले, उन पर एक्शन हो. और एक हैरानी की बात ये है कि अब ट्रम्प के होने के 48 घंटे के अंदर ही आप देखिए वहाँ पे जो हुआ है, आज मैंने पढ़ा कि एक जो निर्जर का मर्डर हुआ था, खालिस्तानी टेररिस्ट था, लीडर था, उसने अपना उत्तराधिकारी जिसको बनाया था अर्श डाला करके एक व्यक्ति था, सरदार था वहाँ पे, तो उसको मर्डर के केस में कल कनाडा पुलिस ने अरेस्ट किया है. 2 लोग चंडीगढ़ में अरेस्ट हुए हैं. तो कनाडा ऑफ लेट हैज स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट खालिस्तानी टेररिस्ट. इज अ मॉरल विक्ट्री ऑफ नरेंद्र मोदी और टू सम एक्सटेंट मॉरल इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रम्प्स अराइवल इन द सिनेरियो कि ऐसे नहीं चलेगा. तो कनाडा जो ट्रम्प का अराइवल है, ट्रम्प की ताजपोशी है, ट्रम्प की विक्ट्री है, वो विज़ाविज़ कनाडा इंडिया भारत के फेवर में है. सर, ऐसे में एक सवाल और भी है जो बेहद अहम है, और वो सवाल है कि क्या ट्रम्प को कोरोना से जुड़ी जो वुहान लैब की सीक्रेट रिपोर्ट है, क्या वो मिल पाएगी उनको? ले सकते हैं, जचे की बात है. अब वो देखेंगे भी इस गड़े मुर्दे को उखाड़ना है कि नहीं. पहली बात तो ये कोरोना आया था, चला गया, और प्रायोरिटी उसकी इस तरह की, यानी हेल्थ का इशू अमेरिका में कोई ऐसा है नहीं. आफ्टर सम टाइम 6 मंथ्स और सो उनको लगा, क्यूरियोसिटी होती है, एंग्जाइटी होती है आदमी की, उत्सुकता होती है जानने की, क्या ये कोरोना आया कहाँ से था, क्या वास्तव में चीन से आया था क्या. और चीन का माइंडसेट तो ट्रम्प का दुनिया का मालूम ही है, नेगेटिव है एक तरह से. चाइना को कंट्रोल करना है, तो हो सकता है चाइना को अगर कहीं आप उसमें कटघरे में खड़ा कर सकते हो, उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ है, तो हो सकता है उसको वो कर ले और बाद में उसको रिलीज़ भी करें, बट नॉट ऑन द प्रायोरिटी एजेंडा. लेकिन दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट रूल्ड आउट. सर, भारत और ईरान के जो कारोबारी रिश्ते हैं, इन पर आपको क्या लगता है, ट्रम्प का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट मुद्दा है. अगेन वंस अगेन आफ्टर माइग्रेशन, इरीगेशन, टैरिफ्स, एक मुद्दा थोड़ा सा और है. पहले भी ट्रम्प का था, उस समय 2018 ऐसा कोई था समय जो है, तो भारत तेल खरीदता था सस्ते दाम पे. अमेरिका ने कहा मत खरीदो, हमने प्रतिबंध लगा रखे हैं ईरान पे. भारत नहीं माना, टालते रहे, तो बाद में ट्रम्प बिकेम सीरियस. तो यूएनओ में जो अमेरिकन जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, सीनियर आदमी, एक लेडी थी वहाँ, उसको इंडिया भेजा कन्वे करने के लिए कि वी डोंट कंपेल अस टू पुट यू आल्सो अंडर द लिस्ट ऑफ सैंक्शंस, प्रतिबंध आप पे नहीं लगाने पड़े. भारत ने उसमें टाला उसको, और फिर ट्रम्प चला गया, बाइडेन आ गया, तो वापस सब कुछ ठीक हो गया जो है. अब क्या है कि वहाँ एक और बड़ा बंदरगाह बन रहा है, वहाँ पे भारत उसमें निवेश करना चाहता है. अमेरिका शायद चाहे कि भाई निवेश नहीं करे इंडिया जो है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन विज़ाविज़ ईरान और इंडिया का जो बिज़नेस है उसके लिए ट्रम्प का अराइवल जो है कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है. नेगेटिव हो चाहे मत हो, लेकिन कोई एनकरेजिंग डेवलपमेंट नहीं है. एंड लेट अस सी इन द कमिंग मंथ्स कैसे क्या सिचुएशन डेवलप होती है. सर, क्या भारत में भी ट्रम्प का अपना कारोबार है? हाँ, बहुत कारोबार है. अगर आपको अच्छा फ्लैट लेना है 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, और अच्छी क्वालिटी का लेना है, तो डायल ट्रम्प टावर्स गुड़गांव में हैं. तो मैंने सुना 50 मंजिल की सेक्टर 67 में 2, ये पूर्णिमा पता है कि नहीं जो है, तो वहाँ पे 2 टावर्स हैं. वहाँ 10 करोड़ से कम का कोई फ्लैट नहीं है वहाँ पे जो है. और फिर अगर आप कलकत्ता जाते हैं तो वहाँ मेन मार्केट जो वहाँ 39 टावर्स की ट्रम्प टावर्स हैं. वहाँ पे काम अच्छा करते हैं, क्वालिटी अच्छी है इनकी. बॉम्बे में जो है लोढ़ा हैं, रियल एस्टेट वाले बड़े बिल्डर्स हैं, उनके कोलैबोरेशन से उन्होंने कर रखा है. वहाँ भी कोई 700-800 उस पूरे एरिया के अंदर जो है मतलब मान लीजिए कि 7 किलोमीटर समथिंग उस एरिया में उन्होंने बड़ा वहाँ बना रखा है. वहाँ भी काफ़ी कॉस्टली फ्लैट्स हैं. वहाँ पे 42-43 टावर्स हैं वहाँ पे, अच्छे हैं इनके. और सबसे अच्छे इनके जो फ्लैट्स हैं पूना के अंदर हैं. 15 करोड़ का एक फ्लैट है वहाँ पे जो है. तो वहाँ भी 2-3 बड़े टावर्स हैं 30-30 मंजिल के जो हैं. तो अच्छा कारोबार है, मेरिट का कारोबार है. और ट्रम्प इज़ ए बॉर्न रियल एस्टेट मैन.
इसके दादा थे रियल एस्टेट का कारोबार करते थे और इसको परिवार में हेटेड मैन कहा जाता था। पता नहीं परिवार वाले भी क्यों हेटेड कहते थे, इसको मैंने पढ़ा कहीं जो है इसके होगा कुछ, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। बट ए गुड बिजनेस मैन, ही इज ब्रिंगिंग गुड बिजनेस टू इंडिया एंड वी विश ही शुड ब्रिंग मोर बिजनेस टू इंडिया, मोर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड प्रोड्यूस गुड बिल्डिंग्स, ताकि वो लोग बाद में नहीं रोते फिरें कि हमारा कब्जा मिला कि नहीं, फ्लैट का आया कि नहीं आया, उसकी रिपेयर ठीक थी कि नहीं थी। दे ब्रिंग क्वालिटी प्रोडक्शन, दे आर वेलकम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सर भारत क्या है, चुनावी देश भी हो गया है, हर साल कई चुनाव होते हैं, लेकिन अब जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं वो इसलिए खास हैं क्योंकि वो ट्रम्प की जीत के बाद हो रहे हैं या अमेरिका के चुनाव के नतीजों के बाद। तो आपको लगता है कोई इम्पैक्ट महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजों में देखने को ऑफ कोर्स मोरल बूस्टर है नरेंद्र मोदी के लिए, और नरेंद्र मोदी के लिए तो बीजेपी के लिए है। लोग तो ऐसा है ना, भारत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का या फैन फॉलोइंग ऐसी है कि लोग हर चीज़ उनको ढूंढते हैं, कहीं न कहीं थोड़ी सी होती है फिर उनको उसके साथ खड़ा कर देते हैं। अब आप देखिए ना कि अब ये जो विक्ट्री है अमेरिका की, ट्रम्प की, चूँकि बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, आप तस्वीर में भी देखिए कैसे गले मिल रहे हैं जो है ये, तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि दे आर वेरी वेरी क्लोज। अब वो क्लोज हैं और वो राजा बन गया है संसार का, और मोदी का दोस्त है, यूएस का बॉस, तो इंडियंस का मोराल तो होता है ना यूँ काला ऊँचा करके, हाँ भाई अब हम भी हैं, दैट वे जो है। तो निश्चित तौर पर चाहे 2 वोट एक्स्ट्रा पड़ें, लेकिन मोदी का करिश्मा और मोदी का मोराल बूस्टर इससे और हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो इम्पैक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ हो नहीं सकता। अब कितना है एक अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट सर, इम्पैक्ट। डोनाल्ड ट्रंप की जीत वाले दिन सुबह 7 नवंबर को अखबारों में कई रोमांचक हेडलाइंस देखने को मिली, आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी इसमें? हेडलाइंस तो कही थी, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की बेस्ट लगी जो है, डॉन इज़ अमेरिका मोस्ट वांटेड मैन, ब्रिलियंट। आई थिंक हेडलाइंस की पराकाष्ठा है ये, इससे आगे हेडलाइन नहीं हो सकती, ऐसा मेरा है। पत्रकारिता में क्या 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो हेडलाइन लिखते हैं पहले, फिर स्टोरी बनाते हैं, एक पहले स्टोरी बनाते हैं फिर हेडलाइन लिखते हैं। मैं पहले ग्रुप में शामिल हूँ कि पहले हेडलाइन बनाते हैं फिर स्टोरी लिखते हैं उसमें जो है, तो क्लाइमैक्स स्टोरी। हालांकि दूसरा भी इन्हीं का था, इकोनॉमिक टाइम्स का, उसमें था कि डॉन टू एन ऑफर विच अमेरिकन couldn't रिफ्यूज़। और हिंदी के अखबारों में तो था ही कि ट्रम्प कार्ड चल गया और सारा। एक और अच्छी अंग्रेजी का वहाँ लिखा था अनस्टॉपेबल मैन जो है, लेकिन बेस्ट तो वही थी कि डॉन इज़ अमेरिका मोस्ट वांटेड मैन। मतलब हेडलाइन टू सेलिब्रेट, टू सलाम, क्या हेडलाइन लिखी आपने, दैट वे जो है। सर ट्रम्प की सत्ता में वापसी का जो शेयर मार्केट है इंडिया का, उस पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं गिरेगा थोड़ा, उनको ज़रूरत नहीं किसी की। अभी पिछले टाइम में FIs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाहर के जो हैं FDIs, वो कहते हैं 1 लाख करोड़ रुपये निकाल के ले गए, दैट वे जो है। और उनको कोई मार्केट, एमर्जिंग मार्केट चाहिए, उनको तो कुछ ही नहीं चाहिए, उनको तो बस अमेरिका चाहिए, ट्रम्प को तो एक तरह से। हो सकता है साइड फोर्सेज ऐसी चैलेंज होगी, इकॉनमी डेवलप होगी और स्ट्रेंथन होगी इकॉनमी, तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव हो। और एक बात और है ना, इंडिया का जो मार्केट है, शेयर मार्केट, वो काफ़ी कुछ इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से प्रभावित होता है, कंट्री की ग्रोथ रेट से प्रभावित होता है, GDP से प्रभावित होता है। 2047 का जो स्लोगन है विकसित भारत, उससे प्रभावित होता है। इंडियन शेयर मार्केट इज़ नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, दैट वे जो है। लेकिन अभी कुछ लोगों को थोड़ी सी आशंका है कि यार उतना शायद नहीं बढ़े जितना बढ़ रहा था। तो इट इज़ टू बी सीन इन द कमिंग मंथ और 2 कि क्या होता है। सर 2-3 वाक्यों में, लाइनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रम्प के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, अगर ब्रीफ कर सके तो? आई थिंक ट्रम्प्स अराइवल will certainly add to the glamour, aura, prestige, reputation, global status of Narendra Modi. But on the domestic front, Indian business may be a loser. वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि आपने कहा कि एक अंग्रेजी के अखबार ने लिखा अनस्टॉपेबल मैन डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, लेकिन भारत में बैठने के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई अनस्टॉपेबल है तो वो नरेंद्र मोदी है। Exactly. और उनके साथ +1 अगर डोनाल्ड ट्रम्प हो जाते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में भारत और अमेरिका की धमक निश्चित तौर पर मजबूती के साथ नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, द JC शो में आज आप जुड़े और आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया डोनाल्ड ट्रम्प की जीत को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर कहने की बात यह
लीजिए कि चुनौतियां चाहे कितनी भी हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं, वो शख्सियत हैं जो हर एक चुनौती से पार पाना जानते हैं। और सामने अगर दोस्त हो तो थोड़ी सी राह आसान हो जाती है। डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते ही हैं, और आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप किस तरीके से आसमान की बुलंदियों को छुएगी, ये जरूर देखना होगा। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।